नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव लगभग चरम पर है। कुछ दिनों में मतदान होने वाला है और अधिवक्ता नेता अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आज इसी क्रम में अध्यक्ष पद के दावेदार, पूर्व महासचिव और वर्तमान में अध्यक्ष पद के दावेदार, पिछली बार उप विजेता अशोक सिंह जी मेरे साथ में हैं। आज अशोक सिंह जी से बार एसोसिएशन के चुनाव में उठ रहे तमाम मुद्दे और उनके कार्य के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, पिछली बार आप उप विजेता रहे, पिछली बार क्या वायदे किए थे कि जो है नहीं हो पाए, या इस बार आपके नए वायदे क्या हैं? देखता हूँ हमारे कोर्ट बार एसोसिएशन की जो जिम्मेदारी होती है कि अधिवक्ता अपने मुकदमों को सही तरीके से अदालत में कर सके और उनका मुकदमा सही तरीके से सूचीबद्ध हो, हमारी पहली प्राथमिकता यही है। तो सूचीबद्ध पर मेरा एक सवाल भी है। एक मुकदमा जो सूचीबद्ध है और नहीं सुना गया, तो फिर कब सूचीबद्ध होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं, और इस पर अधिवक्ता लोग बहुत मांग कर रहे हैं और इसको कार्यकारिणी सुलझा नहीं पा रही है। इस पर अशोक सिंह जी क्या करेंगे? यह एक एनआईसी सिस्टम है हमारे यहाँ, जिसके तहत ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि मुकदमे जो लगते हैं वो अगर नहीं हुए, टेकअप नहीं हो पाए, तो फिर वो कब लगेंगे ये निश्चित नहीं रहता। उसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी विरोध दर्ज कराया। यहाँ तक कि मुकदमे फ्रेश दाखिल होने पर कब लगेंगे ये भी नहीं पता था। तो काफ़ी एक दो बार काफ़ी विरोध हुआ, जिसके तहत एक जितने दाखिले हो रहे हैं उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि सब लग गए। सब लग गए तो 500 मुकदमे आ जा रहे हैं। अब वो टेकअप नहीं हो रहे। अब हम लोग का सिर्फ एक मांग है, जो मैं अपने अधिवक्ताओं से कह के चल रहा हूँ। हमारी पुरानी व्यवस्था वो सबसे अच्छी थी। हम आज कोई फ्रेश दाखिल करते हैं, कल छोड़ डे आफ्टर तुम्हारे परसों आ जाता था। अगर वो नहीं होता था किन्हीं कारणों से, तो बैकलॉग की एक लिस्ट बनती थी और फिर वो बैकलॉग की तरीके से हो जाता था। तो पहली बात तो मेरी यही है, और ये मेरा वादा भी है कि ये ठीक करूँगा। बार और बेंच में सामंजस्य नहीं हो पाता, ये प्रॉब्लम आज से नहीं आ रही है। मैं कंदर नारायण मिश्रा जी, जो स्वर्गीय कंदर नारायण मिश्रा जी अध्यक्ष के पद से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये हर बार बात उठती है, बार बेंच में सामंजस्य होना चाहिए, बार बेंच में सामंजस्य होना चाहिए। आखिर किस चीज़ की कमी है, कहाँ समस्या आती है? अब इस पर हम बहुत कुछ कहना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन हम अपने अधिवक्ताओं से सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर हमें एक मौका मिला और अध्यक्ष हमें बनाते हैं, क्योंकि मैं पिछले बार आप जान रहे हैं मैं विजेता भी था, निश्चित रूप से ऐसी समस्या नहीं आएगी और हम किसी भी तरह से चीफ जस्टिस से वार्ता कर इस समस्या का समाधान करेंगे। सर, महासचिव और अध्यक्ष का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है किसी चीज़ में। यू हैव एक्सपीरियंस फॉर द जनरल। यस। सो इन दैट ड्यूरेशन व्हाट यू हैव डन फॉर दिस, मेरे एंड नाउ व्हाट यू विल डू? ये समस्या अभी आई है, करीब पिछले 3-4 सालों से। yes, एनआईसी का सिस्टम हमारे कार्यकाल में नहीं था, वो हमारे आने के बाद आया, तो समस्या वहाँ से शुरू हुई है। अब उस पर वार्ता करनी होगी। अभी चूँकि हम प्रतिनिधि नहीं हैं, हमारे प्रतिनिधि जो भी हों, हमारे प्रतिनिधि ही वार्ता करते हैं और उन्हीं के द्वारा होता है। सर, देयर वाज ए सिस्टम फॉर द रिवाइजिंग एंड नॉट नाउ फॉलोइंग बाय द जजेस। 2 कोर्ट में एक साथ में अगर मुकदमा आपका बिल्कुल हम इससे सहमत हैं कि हमारी अदालतों में एक सिस्टम नहीं है। सिस्टम अलग अलग तरीके से हर कोर्ट का है, जिससे हमारा हर अधिवक्ता परेशान है। मैं आपको वचन देता हूँ कि यदि मुझे ये मौका मिला तो निश्चित रूप से एक सिस्टम होगा, माननीय मुख्य न्यायाधिपति से वार्ता होगी और उसको ठीक कराया जाएगा कि आप एक सिस्टम करें जिससे अदालतें भी ठीक चले, हमारे अधिवक्ता भी। बार और बेंच के बारे में बातें होंगी। मैं कहता हूँ कि अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्या आज क्या है। आप एक चीज़ और बताइए, इसके पहले इतनी कम संख्या वोटरों की रहेगी, मात्र देर 8,200 समथिंग, उससे फाइट तो बड़ी टफ हो गई होगी।
नहीं, इससे फाइट से कोई मतलब नहीं है। बात ये होती है कि वोटर कम होंगे, ये कहीं न कहीं हमारी संस्था के लिए दुखद है। अच्छा। हमारा मानना ये है कि हमारे संस्था में जो भी अधिवक्ता हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने ड्यू हमारे अपने चंदे होते हैं उनको जमा किया है, वोटर होना चाहिए। लेकिन एक कानून है जो अभी बनाया गया है, जिसके तहत कुछ शर्तें रखी गई, जिससे हमारे अधिवक्ताओं के वोटर में कमी हो गई। इससे टफ नहीं होगा, इससे सिर्फ ये होगा कि हमारे वो अधिवक्ता भाई वोट नहीं दे पा रहे जिन्हें वोट देना चाहिए, जो सदस्य समझते भी हैं। यस, वो हैं। सर देखिए, कभी कभी कहा जाता है कि ऑफिस होल्डर मस्ट बी प्रैक्टिशनर एंड समटाइम कम फ्रॉम द आउटसाइडर हैं, तो वो भी हमारे अधिवक्ता हैं। बस बात ये है, कोई बीमार हो गया, अब वो साल भर बीमारी हो गया तो मुकदमा कहाँ से लाएगा? तमाम अधिवक्ता अपने प्रोफेशनल इथिक्स के खिलाफ काम करते हैं। ठेकेदारी हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया एंड समथिंग मोर। तो आप नहीं सोचते कि ऐसे लोगों पर प्रतिबंध होना चाहिए? नहीं, ये हम नहीं कहते कि हमारे तमाम अधिवक्ता ऐसे हैं। कुछ 1, 2, 4 हो सकते हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बट आम अधिवक्ता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समस्याएं बहुत सी हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई बीमार हो गया, अब उसके पास काम ही नहीं है क्योंकि वो बीमार है, काफी दिन, लंबे दिन तक बीमारी हो गई, और भी तमाम बातें होती हैं। जूनियर अधिवक्ता जिनके आय के स्रोत निश्चित नहीं हैं, क्या बार को उनकी सुरक्षा के लिए या किसी के यहाँ आकस्मिक कोई घटना घट गई उसकी सुरक्षा के लिए इनके पास कोई रोड मैप है? यस, मैं अपने महासचिव के कार्यकाल में एक स्कीम पहली बार चलाया था कि हर अधिवक्ता और उसकी पत्नी, मतलब जो मेरे बार की बजट है, 2 लाख रुपया उनको मेडिकल के लिए और 2 लाख रुपया कैजुअलिटी पर देता था। क्योंकि मेरी जितनी बजट होगी बार की उतना ही हो पाएगा, क्योंकि उस समय बजट 50 रुपया एफिडेविट सेंटर से मिलता था और पहली बार हमारे ही समय में वो आया था। मैंने उसी पैसे से ये स्कीम बनाई, चला। आगे आकर के अगली कार्यकारिणी ने उसे समाप्त कर दिया, वो समाप्त हो गया, फिर अपने तरीके से होने लगा। मेरा अपना मानना है कि जो ये पैसा आ रहा मेरा, उस पैसे से 2 लाख के जगह पे 5 लाख रुपया मेडिकल और 5 लाख रुपया कैजुअलिटी पे अधिवक्ता को मिलना चाहिए। सर, क्या ये सूचना आपके पास है कि कई बार ये सूचना आई कि कुछ लोग रेगुलर मेडिक्लेम लेने वाले अधिवक्ता बन गए? अब ऐसा सुनते हैं, लेकिन हमने देखा नहीं, तो मैं अभी किसी पे मेरा कहने का मतलब नहीं लगा सकता। मैं ऑफिस होल्डर अपने परिचित अधिवक्ताओं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो अपने कार्यकाल में पारदर्शिता, मैं अपने का जानता हूँ कि मेरे कार्यकाल में पारदर्शिता थी। यही माननीय अध्यक्ष जी उस समय अध्यक्ष थे, जो वर्तमान में मौजूद है। सर, एक अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का ये कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इधर इलाहाबाद ये जो है केसों का बंटवारा जो है कुछ ऐसा कर देते हैं, कम एक्सपीरियंस वाले अधिवक्ताओं को दे देते हैं। क्या ये सही भी है? देखिए, जो भी अच्छा होगा, हम बस आपको हर चीज का एक जवाब दे रहे हैं कि पहला क्या बंटवारा गलत है, कहाँ केस जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, ये माननीय मुख्य न्यायाधिपति से मिल करके बार एसोसिएशन को ये तय कर लेना चाहिए, उनको अवगत कराना चाहिए, और वो अवगत कर बार जो है वो बेंच को प्रभावित कर सकता है या उस पर दबाव बना सकता है? नहीं, इसमें दबाव बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि हमारी बार और बेंच दोनों एक है। हमारी अगर कोई समस्या है तो वही समस्या बेंच की भी होगी। अगर हम अधिवक्ता परेशान हैं तो निश्चित रूप से अदालतें भी ठीक से नहीं चल पाती। अगर एक कोर्ट में, जहां आपने जो सवाल पूछा मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, अगर 50 केस नहीं कर सकते तो 500 केस लगाने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन जो 200 केस कर सकते हैं उनके ऐसे जगह भेज देना जहां 25 ही मुकदमा हो, ये चीफ जस्टिस से वार्ता करके अवगत करा के सिस्टम को उसी तरीके से कराना पड़ेगा। ये समस्या है हाईकोर्ट में। हाँ, ये समस्या है। अच्छा सर, मैं अब आपने एक सवाल पूछा था कि आप युवा अधिवक्ताओं के लिए क्या करें। मेरी अपना जो क्षमता है और जिस तरीके से मेरे बार को अब थोड़ा पैसा आने लगा है, हम जो जूनियर अधिवक्ता है 5 साल तक की वकालत को
जिसकी शुरुआत 5 साल तक होगी, हो गई। उसके बाद नहीं। 3000 रुपया मिनिमम उनको हम शुरुआत में पर मंथ देंगे, स्कीम बनाएंगे, चाहे जैसे बनाएंगे, ये मेरा वादा है। If he registered in बार एसोसिएशन का वो सदस्य होगा after 5 years, after 5 नहीं, जिस दिन वो रजिस्टर्ड होगा तब से लेके अगले 5 साल तक, बिगिनिंग टू 5 years। यस, उसके बाद तो वो अपनी उनकी वकालत चल जाएगी और वो सक्षम होने लगेंगे। शुरुआत के लिए हम उनको 3000 मिनिमम देने का प्रयास करेंगे और देंगे, ये सच है। सर मैं इसी पर फैसिलिटीज पर और बात कर लूँ। सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग स्कीम है, क्यों नहीं जो है हाई कोर्ट। हमारा ये भी एक प्रयास है कि लोगों को अगर कोई ऐसी लैंड हो जो बार एसोसिएशन के मार्फत उसको लिया जाए और जो नीडी अधिवक्ता है उनको लोन पर, किस्त पर, वो एक लिमिट में, जिससे एक छोटा आवास बन सके रहने के लिए, उसमें उनको जैसे पत्रकार कॉलोनी, पुलिस कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, ऐसे ही एक अधिवक्ता कॉलोनी बनाया जाने का मेरा पूरा प्रयास है। अधिवक्ता को कोई किराए मकान नहीं देता है। यस, अब अगर होगा तो सही होगा। और मैं हॉस्पिटल की बात कर लूँ तो हम तो कहते हैं बाहर का एक अस्पताल होना चाहिए। अक्सर अस्पतालों पर कैजुअल्टी हो जाती है, पता लगता है अधिवक्ता लोग। बार एसोसिएशन को एक हॉस्पिटल हर हाल में बनवाने के लिए सरकार से और माननीय मुख्य न्यायाधीश से बात करनी चाहिए। अक्सर ऐसा हो जाता है कि कोई घटना घटती है, कोई हार्ट अटैक हो गया, कोई बात हो गई, अदालत के अंदर हो जाती है और हमारे पास वो सुविधा नहीं रहती, ले जाते स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। तो होना चाहिए और मेरा प्रयास भी होगा कि वो बने। आपको नहीं लगता है कि 1 year or maybe less working time for doing all the complete issues, so कहीं नहीं इसको बढ़ा दिया जाता 2 साल या 5 साल के? अब वो अपना एक बाइलाज है जिसके तहत वो आम सभा में कोई निर्णय हो, तो ऐसा होना चाहिए कि आगे जो भी आए वो एक ऐसा कानून बनाए कि उनको 2 साल का दिया जाए, जिससे वो अच्छा वर्क कर सके और इस्टेब्लिश्ड वर्क करें। बिल अमेंडमेंट ये चीज डाली जाएगी भविष्य में कि 2 साल का कार्यकाल हो जाए। अब उसके लिए हम नहीं डाल सकते, जो कार्यकारिणी होगी वो कार्यकारी प्रस्ताव आम सभा में ले आए, आम सभा निर्णय ले। आई वांट टू स्टैंड अप द एसोसिएशन होना चाहिए, क्योंकि 1 साल वाकई कम पड़ता है, मुझे जैसा लगता है जी। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम तो देख रहे हैं आपके पीछे बहुत अधिवक्ता लगे हुए हैं और जब भी देखते हैं हुजूम में आप चलते हैं, तो महिला अधिवक्ता राजनीति में कम रुचि लेती है क्या? नहीं, महिला अधिवक्ता भी हैं, उनके लिए फैसिलिटी पर बात नहीं कोई करता है। महिला अधिवक्ताओं का भी काफ़ी भागीदारी है, क्योंकि संख्या कम है। अच्छा जी। हमारे उनके मतलब जो सदस्य हैं हमारी, उनकी संख्या कम है, लेकिन जितनी है उसमें उनका भी रहता है भागीदारी। मैं उनकी सुविधा के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, राजनीतिक रूप से नहीं भागीदारी ले रही है। महिलाओं के लिए जो है, क्या महिला डॉक्टर्स नहीं होनी चाहिए, या महिलाओं के लिए चैम्बर्स नहीं होना चाहिए, लेडीज चैम्बर्स होना चाहिए, उनके बच्चों की देखभाल के लिए कुछ क्रैश होना चाहिए। ये मेरा प्रयास होगा उनका। ये बात हमारे सामने आई भी है और मैं उन लोगों से मैनिफेस्टो में है ये। मैं उनका बनाऊंगा, क्योंकि बच्चे हैं, कभी कदार वो घर में अकेला छोड़ के आती हैं, तमाम बातें रहते हैं, तो वो होना चाहिए, उनकी सुविधा होनी चाहिए। चलिए सर, अब अंत में जो है, पहली बात तो 2 क्वेश्चन मेरे हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैं और क्या आपसे नहीं पूछ पाया जो आप बताना चाहें? अब आप तो लगभग सभी कुछ पूछ लिए हैं। चलिए, आप अपने अधिवक्ताओं को क्या अपील करना चाहेंगे? बस हम तो अधिवक्ताओं से बहुत कुछ कहते नहीं हैं, इतना जरूर कहते हैं, लोगों ने मेरे कार्य करने की शैली देखा है और उनको पता है कि मेरा ये नेता मेरे बारे में, उनके हर समस्या में हम उनके साथ रहते हैं। अगर पावर दिया तो वो समस्या, मैं कोशिश करूंगा कि वो समस्याएं भी लगभग हल हो जाएं, चाहे वो अदालत के अंदर हो या उनकी व्यक्तिगत हो। मैं भरपूर प्रयास करता भी हूं और ये लगभग, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, आप लगभग अधिवक्ता इस बात से अवगत है। 2 सवाल और पूछ लेंगे जी। आप अध्यक्ष के रूप में किसको अपना कंप्यूटर मानते हैं? अनिल तिवारी, सीपी उपाध्याय? नहीं, मेरा किसी से कुछ भी नहीं है, सभी
भाई चुनाव लड़ रहे हर कोई प्रत्याशी है, चलिए अध्यक्ष के लिए और आप मैं मत बस बताइए। अपना जानता हूँ। अध्यक्ष के लिए ना मुझे- बताइए नेताजी, आप महासचिव रहे हैं, महासचिव का बड़ा रोल होता है। महासचिव किसको देखना चाहते हैं आप? नहीं, मैं किसी भी चीज पे, नाम इन ले सब लीजिए। मुद्दों पे मैं कोई अपना वक्तव्य नहीं देना चाहता, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दे हैं और हम सबसे वोट किसी भी को लेना अपना है। प्रतिद्वंदी भी नहीं मानते। बात बस इतनी सी है कि एक चुनाव है, घर का चुनाव है, जिसको अधिक मत मिल जाएगा वो वो जीत जाएगा। अध्यक्ष हो जाएगा, जिसको कम मिलेगा वो विजेता हो जाएगा। चलिए सर, आप अपना समय निकाल के हमसे बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ पिछली बार के उप विजेता अशोक सिंह जी थे, जो अध्यक्ष पद पर फिर दावेदार हैं, और आपका कहना है कि ये अध्यक्ष बनेंगे तो अधिवक्ता हित में बहुत ढेर सारे काम होंगे। आप बार और बेंच में सामंजस्य को स्थापित करने की कोशिश करेंगे और जूनियर अधिवक्ताओं के निश्चित इनकम की आपने घोषणा की। आपका कहना है कि आप अधिवक्ताओं के लिए आवासीय व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं करने का पूरा प्रयास करेंगे। आगे भी हम आपको ऐसे ही नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी का।